ना बच्चों क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर हुई मेरी बच्चों? क्या दिख रहा है जी स्क्रीन सर। पर? पेपर दिख रहा है सबको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, एक्सेर एकेडमी पर आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हमारा 4th टेस्ट पेपर था क्रैश कोर्स का। तो क्रैश कोर्स 2021 का आज हमारा 4th टेस्ट था, प्रैक्टिस पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने उसको किया है। नाउ अब हम की डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट की भी बताता चलूँगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वहाँ पर पूछता भी चले। ठीक है नाउ, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, वैक्यूल के इर्द गिर्द झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। आंसर ए। वैक्यूल के इर्द गिर्द हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल और स्पेशली प्लांट सेल, उसके अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन माउंट लार्ज स्पेस होता है जहां पर पानी को, सैप को, इनको स्टोर करके रखा जाता है। उस स्पेस को क्या कहते हैं? वैक्यूल। और उसकी जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है। ना दूसरा है, एक पौधे की खलवी दीवार बुनियादी तौर पर डैश पर मुश्तमिल होती है। तो जो प्लांट सेल वॉल है वो किससे कंपोज होती है? तो उसका आंसर है बी, सेल्यूलोज। आंसर है बी। देन तीसरा क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है सर क्योंकि? आवाज डबल आ रही है। हाँ, ओके ठीक है। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक सरगर्मी, यानी उसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं? वहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे मटेरियल जिसको बॉडी से वेस्ट समझ के बाहर निकालना है सेल से, उन मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली, रवानी का मतलब है फ्लूइडिटी, में डेड डैश के साथ इजाफा होता है। किसके साथ उसमें इजाफा होता है जी? क्या आंसर है बताइए? चौथे का आंसर क्या है? नहीं, ग्लाइकोलिपिड कंटेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली यहाँ पर सैचुरेटेड और गैर अनसैचुरेटेड, यानी गैर सैर शुदा फैटी एसिड और सैर शुदा फैटी एसिड का रोल होता है। यानी हम ये कहते हैं कि हमारा जो घी है वो जम जाता है या घी हमारा लिक्विड रहता है। तो ये कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड है? उसके अंदर मौजूद सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इन दोनों में से आंसर है सैचुरेटेड फैटी एसिड कि सॉरी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी आंसर ए है। जब उसमें गैर सैर शुदा फैटी एसिड का इजाफा होता है तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। आंसर ए है, चौथे का आंसर है ए। फिर पांचवा, प्लाज्मा झिल्ली का रेस्टिंग पोटेंशियल डेड डैश के जरिए तय किया जाता है। पोटेंशियल तय करना ये किसके ऊपर डिपेंड है? पोटेशियम आयन, पोटेशियम के जरिए रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या किया जाता है? मेंटेन करके रखा है।
मुकाबले में अगर हम एक्शन पोटेंशियल किसके जरिए जनरेट किया जाता है तो वो है सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, तो उसकी वजह से शुरू होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली गेन करने का पोटेंशियल मेंटेन। पोटेशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 6, खलवी दीवार के बगैर खली कहा जाता है? खलवी सेल वॉल के बगैर उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये किसकी है सिम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट। ये पाथवे जिसके जरिए सैप का ट्रांसपोर्ट होता है। पीछे क्या बचा? बी यानी प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर देते हैं किसी सेल्यूलेज वगैरह एंजाइम करिए तो पीछे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाती है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, खलिए के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसडेश नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। खलिए के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। जी बताइए। इसका आंसर है सी। 7 का आंसर है सी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो नकलो हमल होती है वो इंडो ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का वो पार्ट है। यहाँ पर वो पूछ रहा है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो आपको कंफ्यूज करने का सवाल है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो नकलो हमल होती है वो इंडो मेम्ब्रेन है। वो कौन सा है? इंडो मेम्ब्रेन है। उसके मुकाबले में ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू थैलाकॉइड, ये जो है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी आप क्या कर रहे हैं थैलाकॉइड से निकाल के स्ट्रोमा में, यानी एक मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इनटू द लूमन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास करके जाना पड़ेगा ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम है। डी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, कॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पास क्या है, अगेन यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बीच में आएंगी, तो ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि एक मेम्ब्रेन के बीच में है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी इसका आंसर है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस तरह से नहीं होता, बल्कि वहां ये जो इंडो मेम्ब्रेनेशन होता है इनके दरमियान में एक दूसरे के साथ इनका बाहमी रब्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डैश सेंट्रोजोम का काम है। क्या है सेंट्रोजोम का काम? ऑस्मो रेगुलेशन तो नहीं है, सिक्रीशन प्रोटीन की तरकीब भी नहीं है। हमने पढ़ा हुआ बेसिकली क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करते हैं, और उन्हीं स्पिंडल फाइबर को उर्दू में वर्ड है तकला रेशे। क्या है? तकला रेशे। तो याद रखिए तकला रेशों की तश्कील, सेंट्रोजोम का जो काम है वो तकला रेशो की तश्कील है, प्रोटीन की तरकीब नहीं है, वो राइबोसोम का काम है। याद रखिए जोम, राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल अपोप्टोसिस में शामिल है? अपोप्टोसिस कौन करवाता है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर है ए डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपोप्टोसिस करवाता है। 9 का आंसर डी। जब उसके पास जो हमने ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक प्रोटीन है साइटोक्रोम सी, जो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के दरमियान में काम करता है, तो वो जो साइटोक्रोम सी है अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको बाहर शो करता है, जिस तरह से हम झंडा हिलाते हैं इस तरह से अगर साइटोक्रोम को अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर से बाहर भेजता है, तो इसका मतलब ये सिग्नल इसलिए है कि वहां पर प्रोग्राम सेल डेथ हो, यानी बहुत प्लानिंग के साथ उस सेल को किल करने का जो अमल होता है उसको कहा जाता है अपोप्टोसिस। तो ये काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। इसका आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सेल से सेल में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के नाम से जाना जाता है, कौन है? बी प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडल लैमेली तो सेल वॉल को जोड़ता है,
सेल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये इंडोप्लाज्म, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन सिस्टम है वो अलग हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वो नेटवर्क है पूरा, ट्यूबुलर नेटवर्क है जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह होगा, और जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 का आंसर है बी, प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियल फ्लैजिलिन प्रोटीन डेड डेश से बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन किससे बना होता है? फ्लैजिला, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। काइटिन किसमें होता है? फंगस में होता है। टिब्यूलिन कहाँ पर होता है? ट्यूबुलर प्रोटीन में, जो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं। नाउ प्लाज्मोलिसिस की वजह से डेड डैश होता है। क्या होता है प्लाज्मोलिसिस की वजह से? प्लाज्मोलिसिस जब होता है तो हमने कहा कि क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाती है, और नतीजे में जो सेल है उसके अंदर से पूरा पानी बाहर आ जाता है। तो उसको कहा जाता है एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस मतलब अंदर आना, ऑस्मोसिस मतलब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, ऑस्मोसिस। और उसके बाद है इंतेजाब, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसका सही है तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो ये क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब ये परमिशन देंगे, हर एक को आने नहीं देंगे, बल्कि ये सेलेक्टेड को आने देंगे, हर कोई नहीं आ सकता उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ, मिडल लेमेला यानी दरमियानी लेमेला, ये डेड डेश से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। इसका आंसर है बी। मैच दी कॉलम, कॉलम को मैच करना है। तो कॉलमों को अगर मिलाएंगे तो आंसर क्या आएगा? वो कह रहे हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है? तो वो कह रहे हैं कि हेयर लाइक आउटग्रोथ। फ्लैजेला, उसको प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। हब, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। फिब्री, फिलामेंटस प्रोटीन। बताइए 15 का आंसर क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीन, यानी 1 का डी। फ्लैजेला ये क्या है? स्ट्रक्चर, आउटग्रोथ, ए, यानी 2 का ए। 1 का डी, 2 का ए। हब, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। 3 का बी। 4 क्या बचा? 4 सी। तो इसका आंसर है ए। नंबर 15 का आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द मेन लिपिड की तरकीब के लिए अहम साइट डैश डैश लिपिड की तरकीब के लिए अहम साइट है। यहाँ पर SER, स्मूथ रेटिकुलम। 16 का आंसर है सी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? मॉडिफिकेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? जो प्रोटीन है वो बनाना। और वैक्यूल्स का काम क्या है? जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह है, वाटर वगैरह है, उसको अपने अंदर मेंटेन करना। तो ये क्या करता है? प्लांट सेल के अंदर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो इर्तिकाजी ढलान है उसके अगेंस्ट में जाके काम करता है, और पानी को, सैप को, इनको अपने अंदर ज्यादा जमा करता है। ये काम वैक्यूल का है। कुछ तो याद रखिए, 16 का आंसर है सी। 17, राइबोसोम का काम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। हमने कहा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है फोटोसिंथेसिस। ये अमल कौन सा होता है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या करना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वाटर के साथ मिक्स करना है और कार्बोहाइड्रेट बनाना। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तरह का आंसर क्या है? सी। 18, न्यूक्लियोसोम क्रोमोनीमा का एक हिस्सा होता है जिसमें डैश डैश होते हैं, यानी जो क्रोमोनी उसके बाद बनेगा क्रोमैटिड, उसके बाद बनेगा क्रोमोसोम। तो यहाँ पर याद रखिए बोथ DNA एंड हिस्टोन, इसका ये क्या है? पार्ट है दोनों भी। तो 18 का आंसर है ए। 18 का आंसर है ए, बोथ DNA एंड हिस्टोन इससे मिलके बनता है। नाउ 19, क्वेश्चन नंबर 19, माइटोकॉन्ड्रियल डेड डैश माइटोकॉन्ड्रियल सरगर्मी के लिए सतह का रकबा बढ़ाता है। तो हमने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। अंदर का जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन ने जो घेर के रखा हुआ है वो मैट्रिक्स है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है क्रिस्टा।
तो ये जो क्रिस्टा है ये माइटोकॉन्ड्रियल सरगर्मी के लिए क्या करता है, सतह का रकबा बढ़ाता है, यानी जो सरफेस को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से वहां पर काम ज्यादा होगा। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया? तो हमको मालूम है शॉन एंड स्लेडन, इन दोनों ने है तो सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। 21, किसने तरीके पहले से मौजूद खलियों के मानवीय तत्व के जरिए पैदा होते हैं, यानी ओमनी सेल्यूलर, ये जो वाली बात थी, यानी ऑल जितने भी सेल होते हैं न्यू सेल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, ये बात रेडोल्फ विर्चू ने बात की थी। 21 का आंसर है बी। 22, mRNA कॉम्प्लेक्स के एक मॉलिक्यूल के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम को डैश डैश कहते हैं। mRNA के कॉम्प्लेक्स के एक मॉलिक्यूल के साथ अगर बहुत सारे राइबोसोम अगर आके तो उसको हम कहते हैं पॉलीजोम। क्या कहते हैं हम उसको? पॉलीजोम। पॉलीपेप्टाइड मतलब कई सारी पेप्टाइड, चैलिमर मतलब एक से ज्यादा यूनिट, पॉलीसेकेराइड मतलब जहां पर बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट ज्वाइन होती है उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड के हमारे पास है बहुत सारे, है ना। तो यहाँ याद रखना है 22 का आंसर है बी। 23, मंदरजा झैल में से कौन सा सेल थ्योरी का इस्तिस्ना है, यानी शामिल नहीं है? तो कौन है शामिल नहीं है? वायरस। वायरस को अभी तक सेल थ्योरी में शामिल नहीं किया गया था। नाउ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खलियों के माबेन डैश डैश का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, तो वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बहुत बड़ा उन दोनों के दरमियान क्या है? फर्क है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 25, जब पौधे के सेल को सेल्यूलोज और पैक्टिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करके तोड़ दिया जाता है तो मंदरजा झैल में से कौन सी साख दिखाई देती है? तो 25 का आंसर है सी, प्रोटोप्लास्ट। जो पहले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन का ये लिंक है, इसको याद रखना। नाउ फोटोसिंथेसिस के दौरान रोशनी से आजाद यानी इंडिपेंडेंट और तारीक अमल डैश डैश पर होता है। तो डार्क लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन की डायरेक्टली बात कर रहा है। तो ये कहां पर होता है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स। 26 का आंसर डी, स्ट्रोमल मैट्रिक्स। फिर ये अमल C3 और C4 पौधों के दरमियान बड़ा फर्क है, यानी कौन सा अमल है C3 और C4 पौधों के दरमियान? जी 27, फोटो रेस्पिरेशन। C3 और C4 पौधों के दरमियान जो बड़ा फर्क है वो है फोटो रेस्पिरेशन। नाउ 28, फोटोसिंथेसिस को शरह को मुतासिर करने वाले अवामिल के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा बयान गलत है? तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए रोशनी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सैर। तो थोड़ा सा ओके ट्रांसलेशन में गलती हो गया। तो लाइट सैचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर 10% ऑफ फुल सनलाइट। टमाटर एक ग्रीन ज्यादा पैदावार के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदा माहौल में बयान भी सही है। C3 पौधे को बेहतर फोटो देते हैं जब हरारत बहुत कम होता है। गलत। पर आंसर क्या है? सी। 28 का आंसर क्या है? सी। ठीक है। माहौलियाती कार्बन डाइऑक्साइड की हरास कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 0.05% तक इजाफा दुरुस्त शरह को बढ़ा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रेट को हम बढ़ा सकते हैं अगर 0.05, क्योंकि वो नॉर्मली 0.03 कौन है, अगर 0.05% अगर हो जाता है तो प्लांट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल होंगे तो ज्यादा फिक्सेशन करेंगे। तो ये बात भी सही है और ऊपर की दो बातें भी सही है। लाइट सैचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ सनलाइट। अगर ज्यादा लाइट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी C3 प्लांट। लेकिन सी जो थर्ड बात है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? सी। 29, मंदरजा झैल में से किस पिगमेंट है? जी 29 डी, ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है? जर्द होता है, पीला होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉरी एंजाइम डैश डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 30। अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहां से रहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन?
सी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नाउ 31 फॉस्फोरिलेशन की ये है, फॉस्फोरिलेशन के लिए जरूरी क्या है, जब भी फॉस्फोरिलेशन होता है यानी एडीपी प्लस एडीपी से अगर एटीपी बनता है तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तब तक ये काम नहीं, ठीक है। तो 31 का आंसर है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिहाई। जब तक वहां पर एनएडीपीएच का एनएडी में कन्वर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, ठीक है, इसको याद रखिए। ट्रांसफर में और रिलीज में दो बातें याद रखिए। तो जब तक रिलीज नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो फॉस्फोरिलेशन के लिए पहले जरूरी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो, स्प्लिटिंग हो वाटर की, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इंपॉर्टेंट जो सवाल है इसको समझिए, वहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने रिलीज होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 32, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर में शामिल करने के नतीजे में होती है। ऑक्सीजन रिजल्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर, ये बात सही है। पौधे सांस नहीं लेते क्योंकि वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, यानी प्लांट डू नॉट रिस्पायर सिंस दे फोटोसिंथेसाइज। और पानी इब्तिदाई प्रोटॉन डोनर है, ऑक्सीजन को फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट के तौर पर छोड़ता है। ऑल आर दी करेक्ट। 32 का आंसर डी सही है। साइकिल को डेड डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, C2 साइकिल को, उसको ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर दो कार्बन का कंपाउंड, जो हमने कहा था कि 3 कार्बन का कंपाउंड है 3PGA, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो इसी तरह से फॉस्फोग्लाइकोलेट ये C2 साइकिल में बनता है, इसलिए उसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। C2 साइकिल का दूसरा नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ 34, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का बहाव पौधों में डैश डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है, मीट दी एटीपी डिमांड ऑफ द केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल के एटीपी के जो मुतालबात है उनको पूरा करने के लिए, इजाफी एनएडीपीएच या पैदा करने से गुरेज करने के लिए, और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी और एनएडीपीएच तनासुब को मुतवाजन करने के लिए। तो चारों भी बातें सही है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो में होता यह है कि एटीपी की डिमांड होती है, एटीपी को यूज करना होता है। तो वहां पर केल्विन साइकिल के अंदर एटीपी की डिमांड है, उसको फुलफिल करना है। फिर एनएडीपीएच का एक्सेसिव अमाउंट ना हो जाए इसलिए भी एटीपी ज्यादा बनाना है, और एनएडीपीएच और एटीपी इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है इसलिए भी। तो 34 का आंसर है डी। नाउ 35, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, C4 पौधों की मखसूस खुसूसियत या खासियत क्या है, तो उनके पास क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी। 35 का आंसर है सी। नाउ मंदरजा जैन में से बयान दुरुस्त है, क्वेश्चन नंबर 36, फोटो रेस्पिरेशन आला यानी हायर क्या बोलेंगे उसको, हाई कार्बन डाइऑक्साइड या लो ऑक्सीडेशन, दर्जा हरारत में इजाफा, रोशनी की ज्यादा शिद्दत से पसंद किया जाता है। यानी फोटो रेस्पिरेशन अगर वहां पर हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है और लो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई लाइट होती है, तब किया जाता है। दूसरा ये है कि बंडल मिलान के खलियों के यानी क्लोरोप्लास्ट के जो बंधन है, यानी क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल ऑफ बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट आर ग्रेनुलर है, और पीईपी यानी कार्बन ये पीईपी फॉस्फो इनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और पीईपी केस बट नॉट रुबिस्को। और चौथा है कि C4 पौधों के मेसोफिल खलियों के क्लोरोप्लास्ट दानेदार होते हैं, और पीईपी कार्बोक्सिलेज पीईपी केस होते लेकिन नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगेन उर्दू का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 36 का आंसर क्या है, 36 का आंसर है बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नहीं, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 2, दूसरे के बजाय सारे करेक्ट है। क्योंकि आप समझ लीजिए क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल ऑफ बंडल शीट ऑफ C4 प्लांट आर ग्रैनल, जो ग्रैनल होते हैं ग्राना, पीईपी यानी पीईपी केस बट नो रुबिस्को।
तो बंडल शीट के अंदर क्या होते हैं, रूबिस्को होते हैं। बंडल शीट के अंदर क्या होते हैं, रूबिस्को होते हैं। वहां पर पीईपी के फॉस्फोइनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं होता है, याद आ रहा है, बंडल शीट में। और उसके मुकाबले में मीजोफिल सेल में होते हैं। मीजोफिल सेल में कौन होते हैं, मीजोफिल सेल के अंदर होते हैं फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज, बट वहां पर रूबिस्को नहीं होता। तो क्वेश्चन ऑप्शन 2 और 3 में देखिए फर्क है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए सारे करेक्ट है सेकंड को छोड़कर। तो आंसर है ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर समझ लीजिए, वो है ए। नाउ 37, साइंसदा, कौन सा साइंसदा जिसने साबित किया कि बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की तरकीब के लिए H2S गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। 37, वॉन नील। नाउ 38, NADP को NADPH2 में तब्दील किया जाता है, कहां पर किया जाता है, 38 फोटो सिस्टम 2 पर, है ना, हमने पढ़ा फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, तो फोटो सिस्टम 1 पे होता है, फोटो सिस्टम 2 पे नहीं होता है। 38, सानिया तरन्नुम, बेटा गड़बड़ हो रही कुछ तो भी, सोचो वापस से। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 से वाटर का स्प्लिटिंग होता है, फिर आगे इधर जाने के बाद फोटो सिस्टम 1 यानी जो 700 है, P700, वहां पर हमने पढ़ा हुआ है NADP। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में तो होता ही है, लेकिन वो पूछ रहा है कि NADP को NADPH में तब्दील किया जाता है, तो एग्जैक्टली कहां पर करते हैं, फोटो सिस्टम 1 पे करते हैं। ठीक है, आंसर इसका है ए। 38 का आंसर है ए। तस्मिया खान, वेट 39 पे जा रहे हैं हम लोग। वॉन नील की तरफ से इस्तेमाल शुदा तजुर्बाती मवाद ये साबित करने के लिए कि ऑक्सीजन पानी से निकलता है, इस पर डैश डैश का इस्तेमाल करके उसका मुताला किया, किसका गिर गया, किस पे किया गया था। 39 का आंसर क्लाइडोफोरा है या क्लोरेला पैरानोडिस या बैक्टीरिया है, किस पे किया गया था। या आपको पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनका इस्तेमाल करके उन्होंने, क्योंकि वो इस्तेमाल करते थे H2S इस्तेमाल करने की वजह से ये होता था कि ये बैक्टीरिया क्या करते थे, सल्फर को रिमूव करते थे। तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ शायद वाटर के अंदर भी ऐसा ही होता होगा, अगर वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनता है। याद आ रहा है, तो जो 39 है उसका आंसर है सी, जामुनी और सल्फर बैक्टीरिया के स्टडी करके उन्होंने बताया था ये बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तरकीब के दौरान आरयूबीपी के तख्लीक नौ के मरहले के लिए दरकार एटीपी मॉलिक्यूल्स की तादाद, यानी एक आरयूबीपी का दोबारा रीजनरेशन अगर करना है तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, 6। कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। तो सिर्फ आरयूबीपी बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, पूरे साइकिल की बात नहीं हो रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, केल्विन साइकिल में ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जे ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट केल्विन साइकिल में अगर बनाने के लिए क्या लगता है, 41 जी, 41 का बताइए, 41 कैसा लगेंगे, 9 एटीपी और 36 NADPH। 41
बताइए, माइक ऑन करके बोलिए कि क्या होगा यहाँ पर, कैसा होगा। जल्दी जल्दी। सना फातिमा, मैं यही पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट आंसर सही क्यों है, चलिए बताइए फर्स्ट आंसर सही क्यों है। ठीक है, इसका रीजन मेरे को बताइए बाद में। 41 का ए। नाउ 42, जौहरी डीएनए की नकल इस वक्त होती है, कब होती है? एस फेज में। 42 का आंसर क्या है? सी, एस फेज। नाउ द रोल ऑफ मियोसिस, मियोसिस का किरदार क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ब्रिंगिंग हैप्लोफेज, ब्रिंगिंग डिप्लोफेज, या कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। तो मियोसिस का मेन काम होता है गैमेट्स बनाने का। ए। फिर द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जब खलवी साइकिल होती है G2 स्टेज पर क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? 2। 44 का आंसर है 2। विच स्टेज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस? आंसर है सी, इंटरकैनेसिस। नाउ 46, यूकैरियोटिक सेल साइकिल में खलियों की स्टेट G0 किसकी तरफ इशारा करती है? जी, सेल साइकिल से खलियों का बाहर निकल जाना, इसकी तरफ वो इशारा करती है। 46 का डी, सिनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ, किसके दरमियान में पेयरिंग होती है? गैर हमजिन्स क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। 47 का है बी। 48, स्पिंडल apparatus इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, माइटोसिस के किस मरहले के दौरान तकला apparatus यानी स्पिंडल फाइबर बनते हैं? किस फेज के दौरान बनते हैं? 48। अरे टेलोफेज में कहाँ बनते हैं? हुदा, कौन है हुदा? हुदा बी, मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान में वो बन जाते हैं और एनाफेज के दौरान में वो खींचते हैं। ठीक है, सही सही है। मेटाफेज। नाउ विच इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ माइटोसिस, इनमें से कौन कौन माइटोसिस में नहीं होता? कौन सी स्टेज में नहीं होती? सारी के सारी। 49 का डी, होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से इनमें से किस मरहले के दौरान अलहदा किया जाता है? तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम कहां पर किया जाता है? डाइकाइनेसिस का डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? डिप्लोटीन है या डाइकाइनेसिस है? डी, डिप्लोटीन वगैरह के दौरान में वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लैप्टोटीन में वो आके एक दूसरे से अलाइन होते हैं, जाइगोटीन में वो चिपक जाते हैं, और डिप्लोटीन में उनके इंड एक दूसरे से चिपके होते हैं, और डाइकाइनेसिस में वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। नाउ विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर इन दी गोनैड, गोनैड्स यानी जो ऑर्गन है, गोनैड्स है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। तो गोनैड्स में किस किस्म की खलवी तकसीम होती है? कौन सी होती है? 51 का आंसर क्या है? बोथ होती है ना, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। सी, बोथ होता है। पहले मियोसिस भी होता है और बाद में फिर उनके डुप्लीकेशन भी होता है, तो माइटोसिस बोथ होता है। नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑकर एट, रिकॉम्बिनेशन कब होता है? प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस का प्रोफेस फर्स्ट होता है तो उस दौरान में रिकॉम्बिनेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, मियोसिस में दूसरी तकसीम डेड डैश कहलाती है। जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है, तो मियोसिस सेकंड जो होती है उसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, मसावी तकसीम, जो माइटोसिस की तरह ही होती है। तो उसका आंसर है 53 का आंसर है ए।
दाओ मियोटिक तकसीम में प्रोफेज फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिनेप्सिस। 54 का आंसर है डी। नाउ 256 खलियात बनाने के लिए जड़ की नोक के खलिये में कितने माइटोटिक तकसीम के दौर हो सकते हैं? कितने होना चाहिए? 55 का आंसर क्या है? 8। यानी एक मरतबा अगर तकसीम होंगी, उसका आंसर है बी। एक मरतबा होंगे तो 1 से 2, फिर दूसरी बार होंगी तो 2 से 4, तीसरी मरतबा होंगी 4 से 8, पांचवी मरतबा होंगी तो 8 से 16, छठी मरतबा होंगी तो 16 से 64, सातवीं मरतबा होंगी तो इस तरह से क्या होगा, फिर वो 32, 64 और 64, यानी आठवीं मरतबा जब होगा तो 256 तक पहुंच जाएंगे। तो 8 टाइम उनके अंदर क्या होना चाहिए? माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि माइटोसिस में नंबर हमेशा डबल होते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 256, तो 8 मरतबा उनका डिवीजन होना चाहिए। 55 का आंसर है बी। 56 पौधों में साइटोकाइनेसिस की तश्कील से डैश डैश होता है। क्या होता है साइटोकाइनेसिस की तश्कील से? इक्विटोरियल सेल प्लेट बनती है, और इक्विटोरियल सेल प्लेट बनने की वजह से दो प्लांट सेल है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 56 का आंसर है बी। 57 इंटरफेस के दौरान आरएनए और प्रोटीन की तरकीब किन मरहलों में की जाती है? आरएनए और प्रोटीन की तरकीब किन मरहलों में की जाती है? बोथ G1 और S, क्योंकि mRNA बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, तो RNA बनना और प्रोटीन बनना ये दोनों भी जगह होता रहता है, इसलिए G1 और G2, तो उसका आंसर है डी। 58 मियोसिस की अहमियत इसमें से है डैश डैश क्या है? तो ये है कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम को हैप्लॉयड बनाना, सही बात है। जिनसी तौलीद के अमल के दौरान डिप्लॉयड क्रोमोसोम की तादाद में इस्तेहकाम को रखना, सही बात है। और जो स्पेशीज होती है यानी प्रजातियां जो होती है, हम बोलते हैं ना जाति प्रजाति, तो प्रजातियों की आबादी में जुनूनियाती तगय्युर बनाए रखना यानी वेरिएशंस को बाकी रखना, तो ऑल आर दी करेक्ट। जो 58 है उसके सारे करेक्ट है, सही बात है। 59 मंदरजा झैल जोड़ों में से कौन सा सही ममासिल है? तो एनाफेस फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग किया जाता है, क्या ये बात सही है? फिर मेटाफेस फर्स्ट, तो मेटाफेस में ये होता है कि मेटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की जोड़ी बनती है, क्या ये सही बात है? और इंटरफेस ए न्यूक्लियर इन्वॉल्व इनक्लोजेस ईच हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या इंटरफेस के अंदर ये बात होती है? और प्रोफेस फर्स्ट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट, तो इनमें से कौन सी जोड़ सही है? तो हमको मालूम है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है उनको प्रोफेस फर्स्ट के अंदर सेपरेट किया जाता है, उसके बाद फिर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जी बताइए क्या है 59 का? होमोलोगस होते हैं या नॉन होमोलोगस होते हैं? 59 का आंसर एनाफेस फर्स्ट। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या नॉन होमोलोगस? सोच के बताइए 59 का। होमोलोगस कौन से होते हैं? होमोलोगस एनाफेस फर्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उसके बाद फिर एनाफेस 2 जो होती है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। ठीक है। नाउ 60 टर्मिनलाइजेशन इनमें से किस मरहले में होता है? डाइकाइनेसिस। 60 का आंसर क्या है? डी। डाइकाइनेसिस के दौरान डिप्लोटीन में तो वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाना है, तब क्या होता है? डाइकाइनेसिस का अमल होता है। 61 जड़ों के बालों से पानी जज्ब होता है यहाँ तक के concentration of water in the cell cells is higher, salt concentration in soil is higher, मिट्टी में नमक की मिकदार ज़्यादा है, वो मिट्टी से मुंतखबा तौर पर झिल्ली के जरिए अलग होते हैं, और वाटर पोटेंशियल इज लोअर, तो सेल में पानी की हरासती ज़्यादा हो यानी पानी ज़्यादा चला जाए, तो 61 का आंसर है ए।
नाउ 62, एक नबाताती खलिया जो खालिस पानी में रखा जाता है उसमें क्या होता है, इस वक्त तक फैलाओ जब तक ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोलिड पोटेंशियल पानी तक ना पहुंच जाए, यानी दोनों भी वाटर तक ना पहुंचे, जब तक सेल की प्रेशर पोटेंशियल अपनी ऑस्मोटिक पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए तब तक ज्यादा क्या कहेंगे उसको, टर्जिड होता है। जब तक ऑस्मोटिक पोटेंशियल खालिस पानी तक ना पहुंच जाए तब तक मजीद सख्त हो जाए। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया है, तो become more turgid until the osmotic potential reach that of pure water, become less turgid until the osmotic potential reach the, or become more turgid until the pressure potential of cell reach its osmotic potential, or expand until the osmotic potential or solute potential reach that of water। इसका 62 का become more turgid until the pressure potential of cell reach its osmotic potential, osmotic potential and pressure potential नहीं, osmotic potential with the C। 62 का आंसर है सी। जिस किसी का भी माइक चालू है वो अपना माइक बंद करे। ठीक है। नाउ 63, वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिविटी अब्सॉर्बिंग सेल इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। नाउ मंदरजा सेल में से कौन ऑस्टोमेटल अपर्चर खोलने में सहूलत फराहम करता है, contract outer cell wall of guard cell, launchation of cellulose microfibril in the cell wall, or radial cellulose microfibril of cell wall of, तो इसका आंसर है वॉल में जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल शुआई अंदाज में रेंज है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ओपन होता है। 64 का आंसर है सी। 65, मुनासिब तरीके से पौधे के तने को काट कर कतरे इकट्ठे किए गए, इस रस का केमिकल टेस्ट किया गया, मंदरजा जल में से कौन सा टेस्ट के नतीजे से पता चलता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट इट इज अ फ्लोएम सेल। अल्कलाइन कंडीशन होना चाहिए, यानी एसिडिक कंडीशन नहीं होना चाहिए बल्कि अल्कलाइन कंडीशन होना चाहिए, तो 65 का आंसर है सी। नाउ दरख्तों के जाइलम बर्तनों के अंदर पानी का एक कॉलम इसके वजन के तहत नहीं टूटता है, या a column of water within xylem vessel of tall trees do not break under its weight because of tensile strength of water। A। now क्वेश्चन नंबर 67, ये मेयार इमदादी नकलो हमल से मुतालिक नहीं है, क्या है जो इमदादी नकलो हमल में होना चाहिए, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हाई सेलेक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है। नीचे की तीनों बातें सही है और ए बात गलत है कि वो हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, तो 67 का आंसर है ए। 68, गट्टेशन, गट्टेशन ये जो होता है ये इसको कहा जाता है जड़ दबाव, यानी रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, गट्टेशन होता है, पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। अदीबा फिरदौस बेटे आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। नाउ 69, टूटना और फ्रैक्शन आमतौर में पानी के कॉलम में वेसल और टर्चाइट्स में पानी के चढ़ने के दौरान होता है। तो बेसिकली क्या है, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली ऑकर इन द वाटर कॉलम। आमतौर पे टूटना और फ्रैक्शन यानी जो वाटर का कॉलम है वो ना तो टूटता है ना उसमें कोई फ्रैक्शन होता है। और ये क्यों होता है, तो हमको मालूम है कि कोहेजन एंड एडेजन, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपके होते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल सेल वॉल से चिपका हुआ होता है, तो इस कोहेजन एंड एडेजन की वजह से वो ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ, नतीजे में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी गलतियां इंशाल्लाह हम आगे और दुरुस्त करेंगे। तो आप लोग इससे मायूस नहीं होना है, आपने ठहरना नहीं है बिल्कुल भी, अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि यार ये हमारे को क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहे, नहीं, इस तरह की मिस्टेक्स हमसे हो सकती है लेकिन एनटीए जब ट्रांसलेट करेंगे तो वहां इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं रहेंगे। और इसीलिए उर्दू और इंग्लिश में ये पेपर लाया गया है
कि अगर कहीं पर ट्रांसलेशन की मिस्टेक हो जाए तो आप इंग्लिश में देख ले, और कहीं इंग्लिश में अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो उर्दू में देख ले। इसलिए बगैर किसी टेंशन के आपको ये सारे काम करना है। नौ, छलनी वाले ट्यूब मेम्ब्रों में नामियाती महलूल की नकल हमल कैरियर और एटी पर मुश्तमिल है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इन सी ट्यूब मेम्ब्रेन, जो सी ट्यूब मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर बहाव की मदद से, यानी मास फ्लो या पी प्रोटीन या रूट प्रेशर या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो हमको मालूम है ऑर्गेनिक सोल्यूट का सी ट्यूब्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो होता है मास फ्लो के साथ। 70 का है ए। नाउ 71, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू फ्लोएम स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर, यानी फ्लोएम फाइबर को मजबूत, और सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा की अलहदगी, इलांगेशन ऑफ फ्लोएम सेल या इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। तो लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू ये फ्लोएम में शुगर का इजाफा है ना, शुगर जितना होगा उसके बेसिस पे ये होगा। डी 71 का आंसर है डी। 72, सेल की तरफ से यानी खलिए की तरफ से तवानाई की कीमत पर और आमतौर पर ऑस्मोटिक मिलान के खिलाफ पानी के जज्ब होने के रुझान को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? द फेनोमेनन ऑफ टेक वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी इन्वेस्ट करेगा तो क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ए 73, एक प्लाज्मोलाइज्ड खलिए में टर्जिडिटी की बहाली जब हाइपोटोनिक हल में रखा जाता है तो डेड डैश की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? डी प्लाज्मोलिसिस। डी 73 का है डी, यानी प्लाज्मोलिसिस हो गया तो वाटर चला जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर पानी ऐड कर दिया तो उसको हम कहेंगे कि डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का उल्टा हो रहा है तो उसको कह रहे हैं डी प्लाज्मोलिसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑपरेट्स इन। तो ये जो होती है यहाँ पर कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, इसलिए ये कौन सा है? पैसिव एब्जॉर्प्शन, गैर फाल इंजज़ाब। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या है? 74 का जो आंसर है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन। नाउ 75, जड़ के बालों यानी जड़ बालों यानी रूट हेयर में पानी को जज्ब करने की सलाहियत वाटर पोटेंशियल की डेड डैश की वजह से होती है। लेस देन जीरो यानी निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू नहीं रहेंगी तो वो थोड़ी और ज्यादा होती है। ठीक है, तो वाटर के जो रूट है वहां पर बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू बाहर। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा अपने लोअर से हायर की तरफ जाता है, निगेटिव से और कम निगेटिव की तरफ जाता है। नाउ जब एक मुकम्मल तौर पर टर्जिड सेल, ठीक है, टर्जिड सेल यहाँ पर देखिए अगेन टारगेट सेल हो गया, वो टर्जिड सेल इंतहाई मुर्तकिज महलूल में रखा जाए सोल्यूशन में। अगर हम एक टर्जिड सेल को अगर रखते हैं तो क्या होगा? तो गेट प्लाज्मोलाइज एंड सम concentrated solute fill in the gap between the cell membrane and cell wall, get deplasmolized remain as anything may happen, कुछ भी हो सकता है। तो ए आंसर सही है कि वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब वहां पर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट का मतलब है वहां पर शुगर के लेवल ज्यादा है, और जो सेल होगा उसके पास पानी है क्योंकि टर्जिड है। इसका मतलब है पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, यानी जो मुर्तकिज महलूल है चूंकि वहां पर सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज या जो भी शुगर है वो ज्यादा है और वहां पानी कम है, इसलिए सेल में का पूरा पानी निकल के वहां चला जाएगा, तो वो सेल का क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ए है उसका आंसर। नाउ 77, कोहेजन या कोहेजिव फोर्स इज एसोसिएटेड विथ असेंट ऑफ सैप या ट्रांसपिरेशन। 77 का आंसर क्या है? ए है या बी है? असेंट ऑफ सैप, क्योंकि ट्रांसपिरेशन मतलब कोहेजन फोर्स ये जो लगती है, कोहेजन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, तो बेसिकली ये उस असेंट ऑफ सैप के दौरान में ये सारी चीजें होती है। ट्रांसपिरेशन उसको रन करता है, लेकिन जो कोहेजिव फोर्स है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कोहेजिव फोर्स।
नाउ 78 इन माइटोकॉन्ड्रिया इट कंटेन F1 पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रिया में डेड डैश पर F1 पार्टिकल होता है। मैट्रिक्स, क्रिस्टी, आउटर लेयर कहां पर होता है? 78। आउटर लेयर नहीं है, इसलिए ऑल ऑल नहीं हो सकता है। आउटर लेयर पे नहीं होता है ना, इनर लेयर पे होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं F1 पार्टिकल, तो इसका मतलब क्रिस्टी में होते हैं। 78 78 बच्चों, 78 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। कहाँ होते हैं माइटो F1 पार्टिकल? क्रिस्टा में होते हैं, मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। मैट्रिक्स में मतलब आजाद, लेकिन ये तो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में, इसलिए आंसर है क्रिस्टा। 79 खालिस पानी का वाटर पोटेंशियल लेस देन 0, सही है क्या? 0 होता है 79, 0 होता है हमेशा। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है? 0 होता है। नाउ कौन सा एंजाइम PGA3 को PGAL3 में तब्दील करने में शामिल है? कौन है बताइए? ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। नाउ 81 केल्विन साइकिल की पहली मुस्तकिम महासिल इनमें से कौन है या कौन होता है? 81 का आंसर क्या है? बी, 3 कार्बन का कंपाउंड जिसको हम PGA कहते हैं। 82 इन डार्क रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन। ए कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर रीजनरेशन होता है, ऐसा ही है। नाउ 83 C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में PEP के साथ मिल जाता है। कौन मिल जाता है? किसके वजह से होता है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस के एक मरहले को इस वजह से के डेड डैश में, इस वजह से के वहां पर ये इस्तेमाल या ये चीज का इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से उसको तारीख रद्द अमल कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान में रोशनी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। यानी 84 का आंसर है बी। 85 केल्विन साइकिल का इब्तिदाई एंजाइम इनमें से कौन है? जी ए। 85 का आंसर क्या है? ए। नाउ C4 रास्ता किसने दरियाफ्त किया? C4 पाथवे किसने किया? हैच एंड स्लैग, इसलिए उसको क्या कहते हैं? है ना, हैच एंड स्लैग के नाम पर रखा हुआ है उनका HSP पाथवे, HSP पाथवे। नाउ 87 C4 का रास्ता C3 के मुकाबले में ज्यादा मौसर फोटोसिंथेसिस का रास्ता है, यह बहुत अच्छा रास्ता है। क्यों? क्योंकि लोअर फोटो रेस्पिरेशन रेट, सेल कंटेंट मोर क्लोरोप्लास्ट इन ल्यू, लार्ज लेव एरिया, स्पोर फॉर्मेशन क्या है? लो फोटो रेस्पिरेशन रेट, लो वर फोटो रेस्पिरेशन रेट, जो लॉस होता है तो कम से कम होता है। सही है या कुछ और आंसर है? 87 ये आंसर है उसका, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्यों बना, यानी C3 और C4 के वजह क्या है। तो C4 के अंदर क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन, ये एक बड़ा उनके बीच में है डिफरेंस है। नाउ 88 C4 रास्ते की हतमी मसनूआत, C4 का कौन सा हतमी मसनू यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सलेट। क्या होता है? ऑक्सलेट। 89 द एनर्जी वेस्टेज ऑकर ड्यूरिंग, दौरान यानी दौरान तवानाई ज़ाया होती है, यानी कौन से प्रोसेस के दौरान तवानाई ज़्यादा ज़ाय होती है, वेस्ट होती है? फोटो रेस्पिरेशन। और क्वेश्चन नंबर 90 एंजाइम इनोलेस डेड डैश या किसके लिए सबस्ट्रेट है? या इनॉल फिलोले एंजाइम इनोलेस के लिए सबस्ट्रेट कौन है? PEP।
फिनॉल फॉस्फोइनाइल पायरुवेट, और फॉस्फोइनाइल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में। तो फॉस्फोइनाइल पायरुवेट ये एंजाइम इनोलेस का क्या है, सबस्ट्रेट है। तो 90 का क्या है, सी है। ना बच्चों आप बताइए, अब पूछिए, अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या? जी, या फिर कल डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियोसोम इज क्रोमोनिमा कंटेनिंग। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, सिंपल याद रखिए, न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। उसी के बाद है क्वेश्चन सलमा सुल्ताना का। अगर बेटा आंसर मालूम करना है सलमा सुल्ताना, तो आप ये ग्रुप में भी कर सकते हैं। आपको आंसर अगर मालूम करना है कि ये आंसर गलत क्यों आया, तो वो पूछो मुझको, ठीक है। आंसर ये सर ये आंसर होना चाहिए, तो ये नहीं आया, ये आंसर आया, तो उसके आंसर पूछो मुझको। जिनके आंसर आपको नहीं मिले तो आप दोबारा वीडियो देख के वहां के आंसर मालूम कर ले सकते हैं। मुझको डिस्कशन ये करिए कि ये सवाल का ये आंसर आना चाहिए, तो ये नहीं आया। तो 20 का आंसर बहुत क्लियर है बेटा, हु प्रपोज सेल थ्योरी। 20 का आंसर सही है ना, बी, शॉन एंड स्लेडन। फोटोसिंथेसिस की शरह को, शगुफ्ता बेटा देखो, फोटोसिंथेसिस की शरह को मुतासिर करने वाले अवामिल के हवाले से दर्जा झैल में से कौन सा बयान गलत है? तो हम ये कह रहे हैं कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाइयर टेम्परेचर, जबकि हम ये कहते हैं कि C3 जो प्लांट होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर को नहीं करते, उसके बजाय C4 प्लांट है जिन्होंने हाइयर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको बनाया गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाइयर टेम्परेचर विथ इनहांस फोटोसिंथेसिस, वाइल C4 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जबकि C4 प्लांट जो होते हैं उनके पास हाइयर टेम्परेचर के लिए अपने आप को लड़ने के लिए क्रेन्स एनाटॉमी है, तो इसका मतलब वो हाइयर टेम्परेचर के लिए लड़ते हैं। और जो C3 प्लांट है वो लोअर टेम्परेचर पे सारे काम अच्छे से, ऑप्टिमम जो उनको चाहिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर लो किसके लिए है, वो C3 प्लांट के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि C3 गलत है, 3 गलत है उसका 28 का। तो आंसर वही है। सवाल में हमको यही पूछा है कि कौन सा बयान गलत है, तो जो सी है वो गलत बयान है। जी, और 41, हाँ ये इसमें एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, एक्चुअली मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ बैठे बैठे। ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट इन 1 टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी 3 PGA, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। RUBP, 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 ठीक है। ये 41 के रिलेटेड है ना, कल इंशाल्लाह सुबह में मैं एक मरतबा उसका और क्लियरिफिकेशन अच्छे से देता हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसका। 78, सादिया बेटा मैं कल बताऊंगा 14 का एक्चुअल, उसका रीजन बताऊंगा कल, ठीक है। 78 इन माइटोकॉन्ड्रिया, F1 पार्टिकल कहाँ होती है? देखिए मैट्रिक्स अंदर का स्पेस है, आउटर लेयर बाहर की लेयर है, और क्रिस्टा, तो क्रिस्टा इनर फोल्डिंग है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F1 पार्टिकल यानी F0 F1 पार्टिकल जो एंजाइम है वो कहाँ होता है, वो क्रिस्टा पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ बात हो रही है। डी डिफरेंशिएशन बेटा हम कल उस पर बात करेंगे,
अभी यहाँ पर इस पेपर से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो वो बताइए। NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADPH2। तो मैं कहा कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, इन दोनों की पोजीशन अगर आपको याद होंगी तो ग्राना के ऊपर फोटो सिस्टम 2 इस साइड में होता है और फोटो सिस्टम 1 उस साइड में होता है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, फिर वो आगे वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए आगे पास होता है, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है। तो जो P700 है ना, वो आपके मतलब अगर आप मोबाइल की तरफ मुंह करके अगर बैठे हैं तो आपके राइट साइड में PS1 है और आपके लेफ्ट साइड में PS2 है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पर जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर कन्वर्ट होता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में तो ये होता है, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है? उसकी एक्चुअल लोकेशन फोटो सिस्टम 1 के ऊपर है, वहां पर ये प्रोसेस होता है। तो सवाल का मतलब आपको समझ में आ रहे हो क्या पूछना चाह रहा है? तो एग्जैक्टली दोनों भी आंसर उसके सही होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? 1। जी ठीक है। तो कल सुबह में और भी बहुत सारे सवाल पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, बहुत सारे बच्चे अब बाहर जाना शुरू किए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग और भी बाकी स्क्रीन के बाकी सवालात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप लोग रात में और भी देखिए, और भी कुछ डाउट है वो निकालिए, और बच्चों रीज़न के साथ निकालिए। अब आप पहले की तरह नहीं रहे, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी हुई है, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि सर ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है और आपने ये आंसर बताया। तो फिर उस वक्त मैं उस चीज़ की तस्दीक कर दूंगा कि हाँ ठीक है बेटा, मैं हो सकता है मेरे से ये गलती हुई हो, या ये इसका आंसर इस वजह से ये है। तो इस तरह की डिस्कशन जब हमारी होंगी तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये तो उस अंदाज में सोच रहे हैं, नीट के अंदाज में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप नीट के अंदाज में नहीं सोच रहे, सिर्फ बोल रहे कि नहीं सर ये ऐसा है ऐसा है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लीजिए और बुक्स निकाल के कि ये फला फला जगह लिखा हुआ है सर, देखिए यहाँ पर आपने गलत कहा है। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि मेरा भी नॉलेज और निखर जाएगा और आप लोगों का भी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। और अगर तहज्जुद वगैरह की नमाज आप लोगों की हो रही है तो मेरे लिए भी दुआ करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।